आप रिकॉर्डिंग करिए। आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का सेशन जो है बहुत ही खास सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे खान पान के ऊपर। तो खान पान में कहते हैं आहारी चिकित्सा चिकित्सा है। देखिए मेरे पास ये किताबें हैं, इसमें दिखा रहा है आहारी चिकित्सा है। फिर ईटिंग, आप देखेंगे ईटिंग वाइजली वेल। उसके बाद बीमारी में भोजन कैसा हो। फिर हमारे साथ वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ, हर्ब्स दैट हील, घरेलू नुस्खे। फिर आप देखेंगे अनुसंधान, औषधि दर्शन, गाजर मूली और टमाटर, मंदवेश। कितनी तो ये बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर हमारे साथ हैं ये। और तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अरुणा जी। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्यम् लौके जरारुक भयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधोषधीनां धातारमीशं विविधोषधीनां महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष अमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से आंखें खोलो। तो आज का सेशन हमारा खास होने वाला है। आज हम आर के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। अभी सक्सेना जी से कल मेरी बात हो रही थी, सक्सेना जी ने बताया कि आहार ही औषधि है, आहार ही चिकित्सा है। तो मेरे पास ये मैंने किताबें थी, मैंने ये देखा आहार ही चिकित्सा है। ईटिंग वाइजली वेल, अगर आप देखें खाने में विष भी होता है हमारे पास, तो बंद विष भी अगर हम बात करें। औषधि दर्शन आप देखेंगे। घरेलू चिकित्सा में हम घर की जो हमारा किचन है, हमारा बहुत सारा हमारा खजाना हमारे पास है। फिर बहुत सारी हर्ब्स हैं जो हमको हील करती हैं, उसके हर्ब्स एट हील। फिर उसके बाद हमारा बीमारी में भोजन कैसा हो। ये इतनी सारी किताबें हमने देखा। और इन सबको किताबों का सब सारांश जो है ना, वो हमारे सक्सेना जी हैं। इतने किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको शॉर्ट में बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आयुर्वेदा में भी बताते हैं कि किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए, कौन सी हमारी प्रकृति है उस पर क्या खाना खाना चाहिए। डायबिटीज में हमारे लिए क्या खाना इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें चोट लगती है, बीमार हो जाते हैं, तो क्या खाना नहीं खाना चाहिए। बेसिकली हमें कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर तीन सिस्टम होता है, ग्रोथ का होता है, रिपेयर का सिस्टम होता है। तो अगर हम बीमार हो रहे हैं, तो हमें रिपेयर सिस्टम के लिए हमें खाना को कम कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो खाना जो है, हमारा सिस्टम जो है वो ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने में लग जाए। और हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर बाद खाना खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आता है। और कल भी मुझे किसी ने लोगों ने कहा कि आप ये खा लो वो खा लो, तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है, और मैंने खाने को अवॉइड किया। दवाइयों के पीछे लोगों को सबसे बड़ा धारणा ये है कि दवाइयाँ खाना चाहिए, दवाइयाँ खाना चाहिए। मुझे पैरास्टिमोल लेके आ गए मेरे पास, दवाई खा लो। तो मैंने कहा यहाँ पे रख जाओ। तो मेरे बच्चे क्या बोलते हैं कि मुझे पता है आपने खाना नहीं, नाली में फेंक देना है, तो या तो आप खाओ, नहीं तो हम दवाई वापस ले जाते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे दवाइयाँ ना खाने से हुआ है। मजबूरी में खाना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी हमें जितना अवॉइड करें उतना अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे को अभी समझ में आया। मेरे को पेन काफी था, तो उन्होंने बोला पेन किलर खा लो। सक्सेना जी ने बताया पेन किलर खाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो आपका रिसेप्शन जो है ना, जो रिसेप्टर जो है वो आपको रोक देते हैं। आपका दवा जो पेन है वो तो रहेगा ही, पर जो आपका सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा ऐसे सेंसेशन खराब क्यों करना है, इसलिए मैंने कोई पेन किलर भी नहीं खाया। और सक्सेना जी का बहुत ही असर है हमारे ऊपर। और हम
बहुत ही हम बहुत लकी हैं जो हमारे पास सक्सेना जी हमारे पास हैं, और बहुत सारी सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उनमें से कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ बातें याद नहीं रह पाती हैं, पर जो याद रहती है ना, फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो याद भी आ जाती है। अच्छा अच्छा, सक्सेना जी ने ये बताया था। तो अभी मैं सक्सेना जी को मैं इनवाइट करता हूँ कि ज्यादा समय नहीं लग जाता, सक्सेना जी का इम्पोर्टेंट टाइम है, तो सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे आगे आहार के बारे में जरूर भविष्य की बात करें। सक्सेना जी। सभी को प्रणाम। नीरज सर, श्रीदेवी जी, नीरू जी, कुंदन सर, सुखबीर जी भी आ गई हैं, अरुणा जी हैं, इंदू जी हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है आपका। आप लोग मुझे मौका देते हैं बोलने के लिए, आपका आभार है। आहार पे बात करने का हमारा ये तीसरा सेशन इसलिए चल रहा है, इसके पहले हमने एक सेशन लिया था जो नीरज जी ने बोला था। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है क्लियर? कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले विदिशा में एक महिला अपनी बहन की शादी में डांस कर रही थी। डांस करते करते गिरी वो और कोलैप्स हो गई वो। तो ऐसा क्या हो रहा है? हमारी जो मृत्यु दर बढ़ रही है, या मतलब सडन सडन डेथ रेट बढ़ रहा है, बच्चों में भी बढ़ रहा है। कुछ लोग जो है एक्सरसाइज करते करते भी मतलब भगवान को प्यारे हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है? ऐसा हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ, या हमारे भोजन में क्या बदलाव हुआ? आज मैं मतलब हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों पे बात करते हुए आ रहे हैं। हम लोग वात पित्त का पंच महाभूत पे हम लोगों ने बात किया। नेचुरली हमारे शरीर के बारे में हमने बात किया, हमारी इम्यूनिटी को हमको कैसे बढ़ाना है हमने उस पे भी बात किया। भोजन कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पे भी बात किया। आज मैं पुरानी बात करता हूँ, जो हमारी प्राचीन बातें हैं, मैं उस पे आप लोगों का ध्यान लेके जाता हूँ। जब हम छोटे थे, आज हमारे पास जितने भी लोग हम बैठे हैं, सब मोर देन 60 ईयर हम लोग हैं यहाँ पे। आज हम लोग पुरानी यादों में चलते हैं और देखते हैं कि हम बचपन में क्या खाते थे और आज सब क्या खा रहे हैं। अगर हम बात करें क्या आज का भोजन हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है क्या, आपका जवाब होगा नहीं। पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में आयुर्वेद है क्या। बड़ी धारणा है कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। हाँ, ये बात सही है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, लेकिन आयुर्वेद का सही मायनों में अर्थ क्या है? आयुर्वेद के शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द अस्तित्व में आएंगे। एक आएगा आयुर, जिसका अर्थ होता है लॉन्गेविटी, दीर्घायु। लेकिन कैसे? निरोग। निरोग भी कैसा? मन, क्रम, वचन और आत्मा से निरोग हो। तो निरोग की परिभाषा आयुर्वेद जो बोलता है वो ये है कि हम हर तरफ से निरोग हों। और दूसरा शब्द है इसके अंदर, आयुर के बाद में एक शब्द लगा है वेद। वेद का मतलब होता है वो ग्रंथ जो हमारे अपने जीवन काल में मन, क्रम, वचन से युक्त निरोगी काया के सिद्धांतों का उल्लेख या प्रतिपादन या प्रतिपालन का अभिज्ञान कराए, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद जो है वो हमारे चार जो वेद हैं उनमें से चीजों को निकाल करके एक अलग ग्रंथ बनाया गया। कुछ ऋग्वेद से लिया और कुछ अधिकतर जो है वो सामवेद अथर्ववेद से हमारी चीजों को लेकर के एक अलग ग्रंथ बना दिया, जिसको आयुर्वेद बोला जाता है। इसमें कई ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया है, जैसे हमारे योग रत्नाकर जी हैं, भागवत जी हैं, हमारे चरक हैं, सुश्रुत जी हैं। ये जितने भी हमारे पूज्य वर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि हमें अपना जीवन कैसे गुजारना चाहिए। और
ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो गया कि कैसे गुजारना चाहिए, लेकिन आदमी को अपना जीवन कैसे गुजारना है वो हमारी रामचरितमानस में लिखा है, जो उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र को लेकर के कि एक पुरुष को, एक महिला को, एक भाई को, एक मित्र को अब कैसे रहना चाहिए। तो हमारे पास दो ग्रंथ हैं, एक हमारे पास आयुर्वेद है, एक हमारे पास में रामचरितमानस है। इन दो ग्रंथों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो लगभग हम मन क्रम वचन वाणी से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद जो है हमारी मन क्रम वचन आध्यात्मिक उत्थान का दर्शन है। ये हमें आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी अग्रसर करता है। हमें आप कैसे अपना आध्यात्मिक उत्थान करना चाहिए, क्योंकि जब तक पंच महाभूतों को आप संतुलित नहीं करेंगे आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति है उसमें औषधियां कौन सी हैं जो पृथ्वी से प्राप्त हुई हैं। ऐसी कोई भी औषधि नहीं है आयुर्वेद के अंदर जो पृथ्वी से प्राप्त नहीं हुई हो। विभिन्न प्रकार के रोगों में विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक उत्पादों का प्रयोग हमारी पुरातन इस चिकित्सा पद्धति में या आयुर्वेद में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यही यही हमारी हमारी चीजें जो पृथ्वी से हमें प्राप्त होती हैं उन्हीं से हमारा भोजन भी बनता है। और ये हमारा वानस्पतिक जो उत्पादों का प्रयोग है हमारी रसोई में, मैं यहाँ जानबूझ के रसोई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पूर्व पुरातन काल में हमारी रसोई थी। हमारे पास किचन नहीं थी, रसोई थी हमारे पास, जिसमें चूल्हा था और बैठ के भोजन बनता था। और चौके में परिवार के सदस्यों को बहुत ही हाइजीन मेंटेन करके भोजन करने के लिए जाना पड़ता था। आज इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है, हम उसकी बात नहीं करते। तो जितनी भी वनस्पतियां जो उपजा पृथ्वी पर उत्पन्न होती हैं उन्हीं में से कुछ चीजों को आयुर्वेद में चिकित्सा के रूप में और उन्हीं में से कुछ चीजें हमारी रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल आज भी होती हैं। हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने पृथ्वी पर उत्पन्न प्रत्येक वनस्पति के गुणों का उल्लेख किया है, ग्रंथों में लिखा है, जिसे आज का वैज्ञानिक युग, आधुनिक वैज्ञानिक युग भी मानता है। जैसे मैं बात करता हूँ हल्दी की। हल्दी के बारे में कोई रिसर्च नहीं हमारे पास, लेकिन अभी जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने वही पाया जो हल्दी के अंदर हमारे ग्रंथों में हमारे पूज्य ऋषि मुनि लिख गए हैं, जो उन्होंने उल्लेख किया है वैसा का वैसा ही सत्य पाया गया। हल्दी का जो फाइटोकेमिकल है वो है कुरकुमिन। हमारे आयुर्वेद में हल्दी के बारे में जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। हल्दी जो है रिसर्च भी क्या कहती है और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। हल्दी कंटेन कुरकुमिन, इट इज एंटी माइक्रोबियल, इट इज एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, कोगुलेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसरस एंड उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट। एक हल्दी में इतना सारे गुण हैं जो हमारे भोजन में किचन में प्रतिदिन इस्तेमाल होती है। उसके बिना हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता है।
कोगुलेंट मैंने क्यों बोला कि अगर आपको चोट लग जाए और खून बह रहा हो, अगर आप हल्दी को लगा ले तो एंटीसेप्टिक भी है और खून भी बंद कर देती है। एंटीबैक्टीरियल है। दूसरा क्या है, आप इसको दूध के साथ भी पी सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, गर्म पानी में भी पी सकते हैं। कई बीमारियों में हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं हमारी अदरक, जो हमारे घर में रोज यूज होती है, अदरक के अंदर जो फाइटोकेमिकल पाया गया है वो है जिंजरोल। जिंजरोल का रोल भी वही है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है। इसके बात करता हूँ मैं हमारे कलौंजी की। आप लोगों ने देखा होगा कलौंजी हमारे घर में यूज होती है, अचार में लगती है कलौंजी। कलौंजी के अंदर कलौंजी इसके बारे में माइक बंद कर दीजिए सर। कलौंजी के बारे में ये कहा गया है कुरान शरीफ के अंदर भी और भी वेदों में, ग्रंथों में, कि मृत्यु को छोड़ करके बाकी सभी बीमारियों में कलौंजी अपना योगदान रखती है। कलौंजी के संबंध में जो इंटरनेशनल रिसर्च है कि कलौंजी का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में भी किया गया, और कलौंजी अगर कैंसर का पेशेंट एज ए माउथ वॉश की तरह भी यूज करता है, खाता है, मुख शुद्धि के लिए भी अगर वो खाता है, एक दिन में 3 ग्राम से अधिक नहीं, तो कैंसर के लक्षणों में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। काली मिर्च के अंदर जो फाइटोकेमिकल पाया गया है वो है आपका पेपरिन। तो काली मिर्च हल्दी के बिना अधूरी है और हल्दी काली मिर्च के बिना अधूरी है। जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करें तो काली मिर्च साथ में लें, तो उसका कुर्कुमिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, सिंथेसिस होता है, और जो मैंने बताया है कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, उन सब के लिए बहुत अच्छा काम करती है। कलौंजी के ऊपर जो इंटरनेशनल रिसर्च है उसकी एक कॉपी मेरे पास भी मेरे रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अजवाइन के ऊपर जो हमारी रिसर्च हुई है उनकी एक कॉपी मेरे पास भी उपलब्ध है। अधिकतर जितनी भी औषधियां हैं उनमें से लगभग 70% हमारे मसाले की जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो सब मेरे रिकॉर्ड में भी उपलब्ध है। हल्दी का जो आयुर्वेद में लिखा है, अब आयुर्वेद क्या कहता है हल्दी के बारे में, हल्दी की जो गुण धर्म है वो देखिए आप, कि गुण क्या है इसका, मधुर है। चित्त गुण क्या है इसका, रक्त को शुद्ध करने वाली है। उष्णवीर है। और विपाक, विपाक का मतलब क्या होता है आयुर्वेद में, कि पचने के बाद उसकी तासीर कैसी है या वो क्या काम करती है। हमारे आयुर्वेद में हर औषधि के बारे में इसी गुण धर्म इसी तरह से लिखे हैं, और अंत में लिखा होगा विपाक। विपाक का मतलब आपके शरीर में पचने के बाद वो किस क्षेत्र पे कैसा काम करती है, उसको बोलते हैं विपाक। तो ये विपाक है, मतलब मधुर है। ये वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने वाली है। ये घरों में देखें तो अधिकतर जितने भी मसाले हैं सब वानस्पतिक से आए हैं, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, और इनका उपयोग अनादिकाल से होता हुआ आ रहा है। अब अगर हम ऐसे देखें तो हमारी रसोई क्या है, अगर हम सारे मसालों को देखें, है ना, दालचीनी है हमारे घर में, कड़ी है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, कलौंजी है, ठीक है ना। ये गरम मसाला भी हमारे यहाँ उपयोग होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल होता है, उसमें गुलाब की पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम देखें हमारी रसोई क्या रसोई है या आयुर्वेद का औषधार है। तो वास्तव में देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको हमारे घर में एक आयुर्वेदिक औषधालय हमको दिया हुआ है। आज की तारीख में हमें उन
चीजों का उपयोग करना नहीं आता है। ये हमारी मजबूरी है। और कई बार मतलब हमारे जो आयुर्वेद को हर बार दबाया गया, आयुर्वेद के बारे में कई गलत भ्रांतियां फैलाई गई कि आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयां होती हैं उनके अंदर मरकुरी होती है, लेड हो, तरह की चीजें बताई गई। तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीजों में जो है वही तो है। जीरे में भी क्या है, क्या लेड है। तो ये एक जो भ्रांति हमारे यहाँ फैलाई गई, और हम लोग आयुर्वेद का अस्पताल उपलब्ध है, और हर घर में हर महिला जो है आयुर्वेद की डॉक्टर है, क्योंकि उसको मालूम है सब्जी में क्या क्या डालना है और कितना कितना डालना है। तो जो सब्जी आप खा रहे हैं वो पूरी की पूरी औषधि है। लेकिन क्या हुआ, हमारी रसोई का क्या हुआ? हमारी रसोई बदल गई किचन में। हमारी रसोई नहीं रही। रसोई का मतलब होता है जहां पे रस उत्पन्न होता है, जहाँ रस बनता है, यहाँ जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, उसकी जगह वो हुई किचन। अब किचन जो हुई तो उसमें हुई किचकिच। हमारे इसी के साथ में हमारे निरोग रहने की जो चीजें थी वो भी बदल गई, क्योंकि हमारा भोजन जो है, भोजन ही हमारा हमें निरोग रखने में सहायक है, क्योंकि बिना भोजन के हमारा जीवन नहीं चलेगा। गीता भी बोलती है कि शरीर का पोषण तो आपको करना है। शरीर का पोषण भगवान ही करेगा, शरीर का पोषण तो आपको करना है। और शरीर का पोषण कर है, आपकी बुद्धि विवेक से आप इस्तेमाल करो कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ, जब से हमारा भारत ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखा गया और हमारी रुचि का औद्योगिकरण हो गया, हुआ ना। कई तरह के विदेशी पकवान हमारी पहुंच में आ गए, जो पहले नहीं थे। हम लोगों ने जैसे मैं तो छोटा था तो मैंने नाम भी नहीं सुने थे कि कौन सी चीज क्या होती है। मैं तो केवल उतना ही मालूम था जो घर में बनता था। तो विदेशी पकवानों का जो समावेश हमारी सभ्यता और संस्कृति में सने सने होने लगा, हम विदेशी पकवानों या भोजन में अपनी रुचि एवं संतुष्टि तलाशने लगे। परिणाम, हम देश में एक नई विदेशी पाक कला का उद्भव हुआ। जैसे हमें बनाना आ गया आज की, पिज्जा कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनता है, मंचूरियन कैसे बनता है, चाइनीज कैसे बनता है, थाई फूड क्या होता है, व्हाट इज द थाई फूड एंड व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल फूड। हमारे पास में हमारी जो दाल ऑप्शन आ गया हमारे पास में। मठा और लस्सी की जगह हमारे पास कोको कोला पेप्सी आ गई हमारे पास में, माजा आ गई, पता नहीं कौन कौन सी और भी आ गई, स्प्राइट आ गई, वो डर के आगे जीत वाली भी आ गई बहुत सारी। अब जैसे जैसे भोजन ये आता गया, हम उस ते गए, और आज की तारीख में हमने उस भोजन को, जो विदेशी पकवान है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज फूड है, थाई फूड है, इसको हमने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का अंग बना लिया है। हम इस भोजन को प्राप्त करके सोचते हैं कि हमारा सामाजिक स्तर बढ़ गया। हमारा जो गेहूं था उसकी ऐसी दुर्गति हुई है कि हम पहले गेहूं खाते थे, लेकिन आज जितने भी आप भोजन देख रहे हैं, पिज्जा बर्गर जितने भी भोजन है,
इनमें गेहूं का इस्तेमाल नहीं, इनमें उसको भी और महीन करके उसका जो स्टार्च है जिसको बोलते हैं मैदा, मैदा का प्रयोग हमारे भोजन में प्रारंभ हुआ। जो हमारे यहाँ कभी बाहर त्योहारों पे हम मैदा की पकवान बनाया करते थे, जैसे गुजिया या कुछ। बच्चे तो आज की तारीख में उनको तो बिना फास्ट फूड के उनको खाना समझ में नहीं आता, और छोटे छोटे बच्चों को तो सारे फूड्स के नाम भी याद है, उनको टेस्ट भी मालूम है कि हक्का हक्का क्या होता है और वो क्या 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 होता है। वो हाँ, मुझे तो नहीं मालूम है ज्यादा। तो हमारा जो मोटा अनाज था उसका भी पत्ता कट गया, अब बिल्कुल रिफाइन आ गया, हर चीज हमारे पास रिफाइन आ गई, बेकरी आ गई हमारे पास में, हमारी जो ब्रेड है वो बहुत सुंदर हो गई। हमारे पास कन्या बिस्कुट से तो ये भी लिखा है एक बिस्किट के ऊपर कि ये शुगर फ्री है। मेरी समझ में नहीं आता शुगर फ्री कैसे हुआ। जब आप गेहूं का या मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैदा कन्वर्ट होती है हमारे शरीर में जाके कार्बोहाइड्रेट में। आप मीठी शुगर खा लें, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, या गुड़ खा लें, और ये बिस्किट खा लें, शुगर तो उतनी ही आपको मिलने वाली है। शरीर में उसका जो विपाक है, पाचन जो होगा, पाचन के बाद जो मिलेगा वो तो शक्कर मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है। तो जब ग्लूकोज मिल रहा है तो वो शुगर फ्री कहाँ से हुआ। हमें भ्रमित किया गया है, हर चीज के विज्ञापन में ऐसा किया गया कि हम भ्रमित हो गए हैं। हमारे देखो आप जो हमारे जो फूड है, फूड आइटम है, उनके ऊपर आजकल न्यूट्रिशन वैल्यू लिखने का भी एक रिवाज है। उसमें हम सारी चीजें लिखते हैं, कुछ चीजें हम छुपा देते हैं। हम जैसे ट्रांस फैट नहीं लिखते, ट्रांस फैट कितना होना चाहिए। बिस्किट बनाने में ट्रांस फैट का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है बताते नहीं है। पाम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बताते नहीं है कोई भी। आज की तारीख में जो तेलों का इस्तेमाल हो रहा है खाद्य पदार्थों को बनाने में, वो वो तेल नहीं है जो पहले हम लोग खाया। आजकल तो कमाने की दृष्टि से, पैसा बनाने की दृष्टि से भी लोग सस्ते से सस्ता वसा, फैट तेल खरीद रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, और उसमें बहुत अच्छा जो है स्वाद बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लेवर डाले जा रहे हैं, जिसके अंदर एक टेस्ट डेवलप करता है कि आपको उसके खाने के अलावा किसी चीज में स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा आपको। तो हमारे जो रुचि है, हमारा जो स्वाद है, उसको स्टिमुलेट किया गया है पैसा कमाने के लिए। और हमें ये भी ध्यान नहीं होता कि हम जो खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सील पैक डब्बे उसमें पैकेट में आती है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उनको बनाने में कौन से खाद्य तेल का इस्तेमाल हुआ है। पेट्रोलियम जेली भी 130 रुपए किलो मिलती है, उसको हम घी बना सकते हैं, कई तरह के फ्लेवर डाल, उसको हमने छुपा दिया है। जब ट्रांसफर आपकी बॉडी में अधिक जाएगा, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका बीपी भी बढ़ेगा, और साथ में हमारी जो आर्टरीज है, जो वेन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लॉट होना शुरू होगा हमारा। और धीरे धीरे हमारी आर्टरीज या तो वो क्लॉक हो सकती हैं, मतलब बंद हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर भी चेंज हो गया। जो रक्त जमने की या रक्त को बहने से रोकने के लिए जो विटामिन की का काम होता है, या हमारे जो फाइब्रोजनों का काम होता है, वो भी बढ़ गया उसके अंदर। जब वो बढ़ गया तो आपकी आर्टरीज में क्लॉट जमना शुरू हो गया। जब क्लॉट जमना शुरू हो गया और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दौड़ भाग कर रहे हैं,
उसका कोई भी एक टुकड़ा टूट करके अगर आपके रक्त में मिल गया और वो हार्ट में चला गया तो सडन डेथ आपकी होना निश्चित है। एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, उनको ये ध्यान नहीं कि हमें कितनी एक्सरसाइज करना है। आयुर्वेद भी बोलता है कि एक्सरसाइज आपके शरीर के शक्ति के अनुपात में करना है। हम जिम जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कितनी एक्सरसाइज करना है। वैसे भी मेडिकल साइंस में हमारे लिए एक्सरसाइज बताई गई है कि आपके शरीर के हिसाब से ही एक्सरसाइज करना है। क्यों? कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। फ्री रेडिकल जो है हमारी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। तो स्थिति ये होती है कि बजाय हम स्वस्थ होने के, हम जिम से भी बीमारी लेके आ जाते हैं। आप लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है? भारत ने बहुत विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। हमारे पहले देखो, हमारे डायग्नोस काफी रिसर्च हुई है, काफी परिवर्तन हुआ है। बहुत सारी नई नई दवाइयां भी हमारे यहाँ आई हैं, जो हमारी बीमारियों को ठीक करने में बहुत सहायक है। लेकिन अगर हम एक बात देखें, इतनी सारी बात करने के बाद में एक बात सोचें कि हम जो भोजन आज की तारीख में अपने शरीर में डाल रहे हैं या खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर की कोशिकाओं को उचित रूप से करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व या न्यूट्रिशन चाहिए, या जिसके लिए वो बने हैं, क्या जो हमारे माँ बाप खाते थे, क्या हम वो सब उनको दे रहे हैं? उत्तर मिलेगा आपको नदारद। कोई उत्तर नहीं है किसी के पास में कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अनुरूप है। इसका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए आज हमारे पास में परिणाम देखें क्या आ रहा है। परसेंटेज ऑफ डायबिटीज का अगर हम तुलना करें बिफोर द 1970, 1% से आज हम 4%, 5%, 6% पे जा रहे हैं। परसेंटेज बढ़ रहा है हमारा बीमारियों में। हार्ट अटैक का देखें, परसेंटेज बढ़ रहे हैं। सडन डेथ के रेट बढ़ रहे हैं। स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को, पैरालिसिस हो रहा है। फीमेल्स में देखें तो जो पहले महिलाओं को बीमारी नहीं होती थी, यूट्राइन मिसकैरेजेस हो रहे हैं। आप देखिए, अगर परसेंटेज निकालें तो आप मिसकैरेजेस के आज परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्यों हो रहे हैं भाई? पहले क्यों नहीं थे? पहले एक एक महिला, हमें छह भाई बहन थे। हमें छह भाई बहन थे और हमारी माँ को हमने कभी नहीं देखा कि उसको मिसकैरेज हुआ या कुछ कुछ हुआ हो। बहुत सिंपल खाना था। हमारे स्वाद का, हमारी रुचि का औद्योगिकरण के साथ में जो व्यापारीकरण हुआ है, वही हमें बीमारियों की ओर धकेल रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा शरीर जिस हिसाब से बना था, क्या हम भोजन दे रहे हैं? मतलब सीधी अगर बात बोले तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल दिया। हमारा डीएनए कुछ और है, हमारा ब्लड ब्लड हमारा ब्लड ग्रुप हमारा कुछ और है, हम खा कुछ और रहे हैं। तो तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है। कहीं एक जगह तो आपको रुकना पड़ेगा। या तो ब्लड ग्रुप पे जाके रुको कि ब्लड में क्या खाना चाहिए, या डीएनए के हिसाब से देखो हमें क्या खाना चाहिए। न दिनचर्या का पता है, न ऋतुचर्या का पता है, न पता है। उसके बाद भी आप शिकायत करते हैं। सारे लोग के साथ आजकल मृत्यु दर बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है।
तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या डॉक्टर समाज? जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगी ना, अपने शरीर के लिए जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगी। जब तक आप उस तरफ नहीं जाएंगे तब तक मेडिकल में तो हर बीमारी का उपचार उपलब्ध है। आप बीमार हो जाइए, उपचार उपलब्ध है। ठीक होंगे या नहीं होंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन दवाई आपके लिए निरंतर मिलती रहेगी, उसमें कमी आपको नहीं मिलेगी। बीपी आया उसकी दवा है, नींद नहीं आ रही उसकी दवा है, डिप्रेशन है उसकी भी दवा है। जो भी आपको बीमारी है सारी दवाएं उपलब्ध हैं। आप इसी तरह देखें तो इन सारी विकास के साथ भी हमारे यहाँ जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं, आंखों की बीमारियां भी बढ़ी हैं हमारे यहाँ। चश्मा लगना जल्दी शुरू हो गया है हमारे यहाँ। साथ ही इन सबके साथ में देखें तो हमारी लाइलाज बीमारियों में भी बढ़ोतरी हुई है। उनका परसेंटेज बढ़ा है, उनका रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। अगर हम तुलना करें ना 1970 से या उसके पहले से हम तुलना करें, ये मत कहिएगा कि साहब पहले वो जांच के उपकरण नहीं थे। ठीक है ना, पहले क्या था कि आदमी कम खाता था क्योंकि कृषि उत्पादन कम था, भोजन को सर्व ज्यादा मेहनत करता था क्योंकि उसको अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी। तो कम खा के ज्यादा पचाता था तो स्वस्थ रहता था। आज हम ज्यादा खा के कम पचाते हैं, बीमार हैं हम। हमें ये ध्यान रखना होगा। निष्कर्ष में ये है कि हमें अपने खाने पे ध्यान देना है, हमें शुद्ध भोजन बनाना है, शुद्ध खाना खाना, तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने आप को। जैसे मैं बात करूं, ये हमारे यहाँ विश्व में एक डॉक्टर हैनीमैन हुए हैं जिन्होंने जो होम्योपैथी के जनक थे, तो उनका सिद्धांत था समा समय समयति, समान से समान को समाप्त करना। कैसे होगा? संभव है? कांटे से कांटा निकलेगा? नहीं, आपका उपचार होगा। गलत भोजन खाया है तो भोजन सही करना पड़ेगा आपको। इसी सिद्धांत को अगर हम ध्यान रखते हैं और इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कब खाना है और कब नहीं खाना है। इनको अगर हम सिद्धांत का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा बीमार रहना तो हमारे लिए है ही। ट्रांस फैट है ही हमारे पास में, बहुत सारी चीजें हमारे पास में है बीमार होने के लिए। तो आप देखेंगे कि मैंने बोला कब खाना, क्या खाना, कितना खाना और कब नहीं खाना हो रही है। बार बार खाने शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। खाना एक संस्कृत से आया हुआ शब्द है, उर्दू का नहीं है। तो खाना जो है, खाना ही ईश्वर है। वो नहीं मिले, जब बहुत भूखे हो हम तो भोजन मिलना ही हमें ईश्वर की प्राप्ति लगती है। ईश्वर ही आत्मा है ना? ईश्वर ही आत्मा है और आत्मा ही राम है। राम है ना ये आत्मा हमारी, और ये प्रकृति, ये सीता है। आत्मा और प्रकृति दोनों मिलती हैं तो सीताराम होता है। तो आज की तारीख में अगर राम को प्रसन्न करना है तो सीता को अपनी रसोई फिर से प्रारंभ करनी होगी। सीता को अपनी रसोई में फिर से जाना होगा।
और मैं आप सब जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, आप सब शक्ति स्वरूपा देवियां हैं, आप चाहें तो इस भारत से बीमारी को भगा सकती है, क्योंकि भोजन की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अगर इस बात को समझ जाएं तो भारत से बीमारी कोसों दूर चली जाएगी। हम वापस खान पीन की दृष्टि से हम वापस वहां पहुंच जाएं जहां हम पहले थे। भोजन की दृष्टि से और पर्यावरण दृष्टि से तो मैं कहता हूं लौट चले, बहुत हो गया, बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे चले वापस। प्रणाम सबको।